गुड इवनिंग। लास्ट क्लास याद करो क्या चल रहा था। स्टेटमेंट सुना नहीं आपने? लास्ट क्लास याद करो क्या चल रहा था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब क्या स्टार्ट करेंगे। हाँ, नेटवर्क थ्योरी हेडिंग लिखो। पहले सब्जेक्ट का नाम ही लिखो, नेटवर्क थ्योरी ऑब्लिक सर्किट थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी ऑब्लिक सर्किट थ्योरी। जैसे डिजिटल खत्म हो गया था, कुछ बातों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटा। एक तो अटेंडेंस। ठीक है, सुन रहे हैं ना आप लोग? गेट एग्जाम निकालना है या नहीं निकालना है? जो सपना हमारा, ये सब बातें आप जानते हो, मैं रिपीट करवा रहा हूं। जो सपना क्लास 12th में देखा था पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना कैसे मैंने पढ़ाया है, वो फीडबैक ले लेना। दूसरा, अटेंडेंस 95% से कम नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने 100 क्लास लिया, अगर आप 95% से कम अटेंडेंस मेंटेन करोगे तो देखना धीरे धीरे लगेगा छोड़ते हैं हम। और गिव अप करने वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये एक सबके साथ कॉमन फिनोमेना है। छोड़ देने वाला, स्टार्ट सब करते हैं और एंड सब करते हैं। जिसका गिव अप करने का टाइम बहुत लेट रहेगा ना, उसी का एग्जाम होगा। चाहे वो स्लो पढ़े या फास्ट पढ़े, फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में ध्यान देना। एग्जाम से पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि हम बस क्लास आए और कंसिस्टेंट रहें। ठीक है। डिजिटल की क्लास आपको याद है? याद रख लेना, ये जो सेशन ले रहा हूं मैं 2027 के लिए डेडिकेटेड है। फाइन। आपको डिजिटल की क्लास याद है? लगभग लगभग 35 क्लास हुई है डिजिटल की। कितने, कौन स्टूडेंट है जिसका अटेंडेंस 100% है? आपका है? हाँ। अटेंडेंस 100% है। हाँ। इतना चल जाएगा बेटा, बट 35 क्लास में आप 10 क्लास ऑफ कर दोगे तो फिर देखना समझ में नहीं आएगा। तो भाई एग्जाम निकालने का पहला स्टेप क्या है? अटेंडेंस। सही है, और याद रख लेना इस क्लास में जो भी डिस्कशन होगा वो 2027 को लेकर ही होगा। फाइन। सब्जेक्ट का नाम बताइए। ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊं या दूसरों से समझोगे? तुमको सबसे अच्छा क्या लगता पता है? सब्जेक्ट का देखो सेकंड वाला वर्ड, थ्योरी। एक सिंगल लाइन थ्योरी नहीं है सब्जेक्ट में। समझ में आया? सब्जेक्ट का सेकंड वर्ड क्या है? एक सिंगल लाइन थ्योरी नहीं है। वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं है, डिजिटल में कहाँ थ्योरी था, नहीं था। राइट। एक और नाम है सब्जेक्ट का। कभी मैं अगर नेटवर्क थ्योरी का नाम लिख के सर्किट थ्योरी, तो सब्जेक्ट मत चेंज कर देना। क्या नाम है ये? सर्किट थ्योरी। और अगर मैं कभी भी स्कूल लाइफ का होमवर्क दूंगा ना, करके आना मैंडेटरी। स्कूल लाइफ का बोल रहा हूं मैं। राइट। इसमें हमें क्या काम आएगा वो सुन लो। फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ही नहीं लिख रहा हूं, एलडीई बोला करते थे हमारे टीचर हमें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पढ़ के रखना, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। ये लिख लेना साइड में। और ये गेट एग्जाम में भी टॉपिक है। क्या नाम है इसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। साइड में लिख लेना। ये गेट एग्जाम में है, प्लस हमारे सिलेबस में भी है नेटवर्क थ्योरी के। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको जहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम ना यूज करें। डिजिटल को छोड़ दो। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट वन। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में एक नेटवर्क सिंथेसिस करके एक टॉपिक है, वो अब गेट एग्जाम के सिलेबस से हटा दिया गया। नेटवर्क, इसका थोड़ा पोर्शन हम पढ़ेंगे। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? डिजिटल हाल फिलहाल में हुआ है ना, क्या हमने कोई काउंटर डिजाइन किया है क्लास में? डिजाइनिंग ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। तो उसका डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क थ्योरी नहीं नाम है, सिंथेसिस। मतलब सिंथेसिस मतलब डिजाइनिंग। इनपुट दिया होगा,
आउटपुट दिया होगा, सर्किट बनाना है। बोर्ड पे देखिए, जब भी ये बॉक्स बनाऊंगा, समझ जाना, ये सर्किट या तो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सिग्नल एंड सिस्टम में, सिस्टम पूरे सिलेबस में 1000 बार ये शब्द मैं यूज करूंगा। नाम बताओ सिस्टम। तो ना, मेरे को लगता है इंटरनली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये सिस्टम है क्या। ये बताओ क्या है सिलेबस में इसका मतलब। रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ये इंडक्टर, प्रॉपर्टी का इंडक्टेंस नाम है। इनके कॉम्बिनेशन को सिस्टम कहते हैं। अभी इतना ही याद रखो। आरएलसी का कॉम्बिनेशन ले लो, क्या बनेगा वो। आरएलसी का कॉम्बिनेशन ले लो, बताओ बेटा क्या बनेगा। सिस्टम। हमारे पास डेडिकेटेड सब्जेक्ट है हर छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। फाइन। आरएलसी कहाँ पढ़ते हैं हम, नेटवर्क थ्योरी में। और उसके बिहेवियर को यूनिक वे में स्टडी करने के लिए कि इसका बिहेवियर कैसा है, कॉजल है, नॉन कॉजल है, लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, मेमोरेबल मेमोरेबल है या मेमोरी बेस्ड है या मेमोरी लेस है, ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम। हाँ। तो जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, आपका थिंकिंग एबिलिटी हो जाएगा प्रॉपर इंजीनियर की तरह। ये सही है सिस्टम। जब भी ये सर्किट बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, इनपुट। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, उसका सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। इट मींस पर्यायवाची। इनपुट को क्या कहते हैं, एनीवन। एक्साइटेशन। कुछ ऐसे चीज मिलेंगे आपको जो हर सब्जेक्ट का ही पार्ट है। आउटपुट को और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। अब हमारे सिलेबस में ये गिवन होगा नेटवर्क थ्योरी में, समझ में आया। इनपुट देंगे हम, आउटपुट पूछेगा एग्जाम पे। कंट्रोल सिस्टम पे भी ये सब, ये फिगर, ब्लॉक डायग्राम, स्कीमेटिक मॉडल कंट्रोल में भी बनेगा, नेटवर्क में भी बनेगा, सिग्नल में भी। अभी सिग्नल में हाल फिलहाल में कॉन्वोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। हर टॉपिक लिंक होगा। और मान लो कुछ ऐसा वर्ड आपको सुनाई दिया जैसे कॉन्वोल्यूशन, एग्जाम्पल के लिए, जिसका नहीं हुआ उनकी बात कह रहा हूं। मैं तो थोड़ा फोन कैसे ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कॉन्वोल्यूशन वाला शब्द समझ में नहीं आया है, लेकिन जिसने कॉन्वोल्यूशन समझ लिया है उसको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना लिखो बोर्ड पे। अच्छा हाँ, सिंथेसिस समझाना भूल गया। सिंथेसिस क्या है उसको समझो आप। स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, अब हो गया। सिंथेसिस क्या होता है पता है, ये पता है, वो भी पता है, ये बनाना है। इज कॉल्ड एज व्हाट, डिजाइनिंग या सिंथेसिस। वो हमारे सिलेबस में लगभग ना के बराबर है, बट ऐसा नहीं है गेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, आया है। लेकिन उसका वेटेज एकदम नेग्लिजिबल है, पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला क्लास होगा, पहला सेशन होगा जिसमें मैंने कमिटमेंट दे दिया 140 घंटे की क्लासेस लूंगा। क्लियर, इसको मिटा दूं, कितना लूंगा। एंड फिर बोलोगे सर क्यों स्ट्रेच कर रहे हो आप। वेट करो। सिलेबस मतलब माय मिस्टेक, सब्जेक्ट का नाम क्या है, सर्किट थ्योरी। बुक्स में नेटवर्क थ्योरी कम लिखेगा रहेगा, क्या लिखा रहेगा इंस्टेड। क्योंकि सर्किट छोटा शब्द है और नेटवर्क बड़ा शब्द है। फोन सर्किट है या नेटवर्क। सर्किट नहीं है बेटा, सर्किट आप लैब में डिजाइन करते हो, कितने आइटम्स या उसको बोल सकते हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं। ले देख के 7 8 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। इसमें बी, बी वाला बिलियन बोल रहा हूं मैं, बिलियन है। तो नेटवर्क का छोटा भाई क्या है, एनालॉग छोटा भाई है उसका। अरे नेटवर्क का छोटा भाई ये है सर्किट थ्योरी। ये दिखा। एक सब्जेक्ट आएगा आगे, देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं,
बट मैं ऐसा स्टार्ट कर रहा हूं कि ये हमारी पहली ही क्लास है। किसकी? सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी के। एक सब्जेक्ट आएगा क्या? ये कॉमन है। एक सब्जेक्ट और आएगा, इसके बारे में मुझे कम आइडिया है क्योंकि कोर विष्णु सर पढ़ाएंगे। पावर। इसका एक एक लाइन इस सब्जेक्ट के थ्रू जाएगा। मतलब बिना नेटवर्क थ्योरी का बेस पढ़े ये नहीं पढ़ पाओगे, और बिना नेटवर्क थ्योरी का बेस पढ़े ये भी नहीं पढ़ पाओगे। और कई सारे सब्जेक्ट हैं। पावर सिस्टम और मशीन में जरूरत नहीं हुआ होगा उतना। पावर सिस्टम पे नहीं, ज्यादा एक्सेसिव इंपॉर्टेंस बताओ। पावर। हाँ, ये सर ने बताया था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और चीज जो मुझे सर ने इन्फॉर्म किया था कि सर हमें ना इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। गुड। 4 ईयर। ये टॉपिक कहाँ पढ़ेंगे हम? मैथ्स में नहीं बेटा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैथ्स के सिलेबस में ये लिखा है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन, नहीं, सिग्नल एंड सिस्टम। अब इमेजिन करो कोई स्टूडेंट ये अटेंड किया है, वो छोड़ दिया है, यहां आएगा तो फंस जाएगा। इसीलिए लैपलास इसमें यूज हुआ है। तो लैपलास तो हम यहां पे भी पढ़ लेंगे, सिग्नल में भी पढ़ लेंगे। हो गया। हम्म। इसीलिए मैंने क्या कहा था, अटेंडेंस कितना चाहिए? अटेंडेंस 100% चाहिए। आप देखोगे, जैसे अभी वो जो टॉपिक चल रहा था ना, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाला, अटेंड किया था। तो मैंने स्टडी स्टेट एरर बोल दिया था, और एग्जाम्स में भी स्टडी स्टेट एरर करके डिस्कशन किया हुआ है ना? और स्टडी स्टेट एरर कहाँ पढ़ते हो? कंट्रोल सिस्टम पे। ठीक है। अगर इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं श्योर कह रहा हूं आपको, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पे हम सिर्फ मॉडल पढ़ेंगे और पूरा एप्लीकेशन क्या होगा। हाँ। अगर ये सब्जेक्ट अच्छा हो गया, वो सब्जेक्ट मैं आधे टाइम पे खत्म कर दूंगा। ठीक है। ये है स्टार्ट राइटिंग। अगर आप एब्सेंट होते हो तो आप अपने रिस्क पे आइए दिल्ली। ठीक है। कब तक जियोगे उसमें? कुछ दिन तो गुजारो दिल्ली एनसीआर में। वैसा ना। कब तक ऐसे पियोगे सिगरेट और सिगार में? कुछ दिन तो बिताओ दिल्ली एनसीआर में। तो वैसे ही अपने रिस्क पे आइए। रेखा गुप्ता मैडम क्या बोली थी? अपने रिस्क पे आए। तो फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अपने रिस्क पे आना फिर, क्योंकि मैं एक एक लाइन पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, आज हमने मॉसफेट किया था। मॉसफेट का तो देखना, मैंने नीचे थेवेनिन थ्योरम यूज किया था। वो कहाँ पे पढ़ते हैं हम? ठीक है। सो एक भी क्लास ऑफ हुआ। अब मैं कल की क्लास से या अपकमिंग क्लास में समझाना बंद कर दूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपका होमवर्क क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। एनसीईआरटी से पढ़ना है। कोई ऐसे 30 मार्क वाली बुक नहीं उठानी है आपको। बेसिक्स जो है वो पढ़ के रखिए। नहीं पढ़ के रखोगे, मैं पढ़ाऊंगा। पहले से पढ़ के रखोगे तो एडवांटेज मिलेगा। हमारे नेटवर्क थ्योरी में आपको 3 पैसिव एलिमेंट नजर आएंगे। नाम बताओ। आरएलसी। इसको लिख लो। इवन ट्रांजिएंट यूज करा था हम लोगों ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में।
सबसे बड़ा एडवाइस, अगर मैं कभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, तो समझ जाना उसकी एप्लीकेशन उतनी ही ज्यादा है। लिखना हो गया? कैन वी मूव अहेड? देखो आगे, बोर्ड पे देख लो। बिना वोल्टेज और करंट के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? बोर्ड पे देखिए अभी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट। करंट स्केलर है या वेक्टर? 3 आर कैसे हो गया? ट्रिपल आर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, पूरे सिलेबस में करंट और वोल्टेज आएगा फॉर एनर्जी डिलीवरिंग एलिमेंट, कहना चाहिए एलिमेंट जनरल है, पैसिव नहीं कह रहे हम। पूरे सिलेबस में हमें करंट दिखाई देगा, वोल्टेज दिखाई देगा। इसके बिना आरएलसी की इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रेड बोर्ड में आरएलसी बना लो ऐसे, मतलब एनकलकेट कर लिया उसमें हमने। वोल्टेज सोर्स मत दो, करंट सोर्स मत दो, क्या होगा सर्किट का? वो एक लोड है और सिर्फ लोड की यूटिलिटी जीरो है। सोर्स भी तो चाहिए। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बोलो। अगर ऐसे करंट लिख रहा हूं मैं, एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस थ्रू आउट। कैपिटल आई का मतलब करंट डीसी है या एसी है? डीसी, पूरा बोलो। डीसी करंट। कैपिटल वी, पूरे सिलेबस में कभी भी मैंने कैपिटल वी लिखा या आपको एग्जाम पे दिखाई दिया तो समझ जाना इशारा किस तरफ है। डीसी वोल्टेज। इतना सही है? डीसी करंट एंड वॉट, डीसी। हम्म, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट कहा जाए क्या? डीसी का मतलब ही क्या हमारे सिलेबस में? कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। तो लिख दिया, कांस्टेंट करंट एंड वोल्टेज आर कॉल्ड एज व्हाट? डीसी करंट एंड वोल्टेज। आगे और देखो। करंट की कोई वैल्यू मेरे को बताओ। वैल्यू इंटीजर, इंटीजर बताओ ना। तो ये 5 एम्पियर नहीं है। कुछ दिन पहले सिग्नल में भी यही बता रहा था। तो बहुत बार आएगा सब्जेक्ट में, इसीलिए एक ही बार समझो, आने वाले टाइम पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये बताओ क्या है ये? 5 एम्पियर। बुक अगर आप देखोगे तो एम्पियर का कैपिटल ए छोटा गिवन है, बट हम एंड्रयू मैरी एम्पियर सर को रेस्पेक्ट देने के लिए हम क्लास में कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है इतना? ओके। अदरवाइज देखो ये कितना, बुक वाइज ये सही है 5 ए, लेकिन मैं ये लिखता नहीं हूं। अगर मान लो 0 है तो ओ ए लगेगा। इसलिए वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट वन, तो हम ए एम पी लिखेंगे, और ए एम पी किसी का एब्रीविएटेड फॉर्म नहीं होता, ध्यान रखेगा। मूविंग हेड, करंट है ना ये। अब बताओ, इज दिस करंट चेंजिंग विद टाइम और कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? तो कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट कांस्टेंट होना चाहिए। इतना सही है? नेक्स्ट वन। फ्यूचर में देखना, एनालॉग चल रहा था ना, मैंने डीसी की फ्रीक्वेंसी पूछी थी, लोग बता नहीं पा रहे थे क्योंकि सब्जेक्ट बदल गया। क्या ये डीसी करंट है? अरे दिख तो रहा है। जब भी डीसी होगा, कभी एक्सेप्शन नहीं आएगा। वेन वी आर हैविंग डीसी वोल्टेज और डीसी करंट, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज, हो गया?
क्या नाम है इसका? ओमेगा है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये कह लो या तो फिर ये कह लो, अगर कभी भी हमने सिलेबस में डीसी कहा, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जीरो। क्या? अब ठीक है। और ये क्या है? वोल्टेज। इसको भी एक बार हम प्लॉट कर लेते हैं। अब मैं पूछूंगा कि ये डीसी है या एसी है, एक बार मुझे बताना। 10 वोल्ट ले लेते हैं या 3 वोल्ट ले लेते हैं? ये वोल्टेज है, इसको 8 वोल्ट कह रहे हो मैं। मुझे आप ये बताओ, ये डीसी है या एसी है? एसी है। एसी में साइन और कॉस टर्म के सिवा कुछ भी नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये डीसी है या एसी है? गुड। 8 वोल्ट डीसी है। एसी होने के लिए आपको साइन और कॉस टर्म का मिलना बहुत जरूरी है। तो ये बताओ क्या है ये? 8 वोल्ट डीसी। क्लियर इतना? नेक्स्ट। आगे पेज में चल रहा हूँ, लिखने का टाइम दिया जाएगा लेकिन मैं समझने का टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं लिख कर समझा रहा हूँ उस टाइम पे आप समझ रहे हैं ना कि लिख रहे हैं। क्लियर है इतना? आगे देखते रहिए। कोई वोल्टेज ले लो, करंट ले लो, एनीथिंग एल्स। कि तो फिर मैं कोई करंट ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरा करंट ऐसा है अभी। ये ठीक हो गया? एंड दैट करंट मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज 10 e⁻⁻⁻t/t डेलिबरेटली लिख रहा हूं क्योंकि ये जनरलाइज है। और पीछे वोल्टेज या करंट, पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जीरो है। एक्सिस क्या है? टाइम है। थ्रू आउट द सिलेबस ये स्पेस एक्सिस बनेगा नहीं, स्पेस एक्सिस एक सिलेबस में बनता है ईएमटी, अदरवाइज हर सिलेबस में ये एक्सिस क्या रहेगा? टाइम। इसको करंट ले लो, वोल्टेज ले लो, मैं करंट ले लूं इसको। तो ये बताओ ये एसी करंट है या डीसी करंट है? हम्म। डीसी करंट है या एसी करंट है? क्या था बेटा? सुमन, सुमन। एसी का अभी तो मैंने बताया, एसी के लिए साइन और कॉस का होना बहुत जरूरी है। क्या वोल्टेज क्या? कुछ भी मत बोलो बेटा। ठीक है। कुछ भी बोलना होता है तो उसके लिए कॉलेज में कुछ भी कुछ बोला करो। सर आप ही भगवान हो सर, ऐसे तो चमचागिरी वहां पे, यहाँ नहीं। ये एसी है डीसी है? डीसी है। वाह। डीसी तो कांस्टेंट होता है। तो फिर बोल रहे नहीं तो फिर एसी है? क्या ये? क्या ये कांस्टेंट है? तो डीसी नहीं है। क्या ये साइन और कॉस है? तो एसी नहीं है, तो फिर क्या है? सर कॉम्बिनेशन। इंस्टेंटेनियस क्या? करंट। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल देखो। ठीक है इतना? लिखना भी आना चाहिए। कुछ भी वैल्यू बताओ, लाइक सपोज मैं ऐसे ले रहा हूँ 3, साइन वेव फॉर्म है ना। साइन और कॉस वेव फॉर्म में कोई अंतर नहीं होता बेटा, बस एक दूसरे के लीड और लैग होते हैं दोनों। आगे पीछे कर दो। जैसे मान लो ये वेव फॉर्म खसक के शिफ्ट करके ऐसा हो गया,
तो कॉस बन गया। तो साइन और कॉस भाई भाई। हिंदी चीनी। भाई भाई। बहुत अंतर है दोनों में, जानबूझ के कहा, याद रख लेना, मैंने कहा साइन और कॉस भाई भाई, फिर क्या कहा उसके आगे? हिंदी चीनी भाई भाई। लगता है साइन और कॉस भाई भाई, और अभी आप इनिशियली यही मान के चलो 1962 से पहले तक साइन और कॉस क्या है? बाद में ये फेज डिफरेंस जनरेट करेगा। वो करंट था, तो मैंने इसको वोल्टेज ले लिया। सही है इतना? एलिजेंड्रियो एंटीनियो वोल्टा वो छोड़ो, अब जरूरत नहीं है। पीक एम्पलीट्यूड बताओ इसका। ऊपर का 3 क्या? वोल्ट। नीचे का कितना? -3 वोल्ट। अब ये बताओ, ये एसी है या डीसी है? एसी है। एसी का एसी का एक ही मतलब है अभी के लिए सिलेबस में, बाद में हम एसी एनालिसिस अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत लंबा चलेगा वो टॉपिक। एसी मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? साइन और कॉस अगर है तो ही एसी है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, कैसे पता चलेगा डीसी है? ये कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, पीछे नहीं है तो क्या हुआ, तो 0 है कांस्टेंट, आगे 8 है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और अगर डीसी है तो फ्रीक्वेंसी बताओ। 0। कोर में पूरा एसी पढ़ना है। ये बताओ ये क्या है? जब तक साइन और कॉस नहीं होगा क्या कहोगे आप? इंस्टेंटेनियस। ठीक है। वो साइन है ना, इसलिए वो क्या हो गया? क्या नाम है इसका? एसी। आगे बताओ। वोल्टेज। और अगर एसी वोल्टेज है तो फ्रीक्वेंसी होगा। और एसी का मतलब है पीरियोडिक सिग्नल। एसी का क्या मतलब है? यस। आज के बाद से एसी का मतलब दुनिया का कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, चाहे वो स्क्वायर वेव फॉर्म ही क्यों ना हो, पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारे पास डेडिकेटेड सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, सिग्नल सिस्टम। हो गया। तो एसी का मतलब ऐसा सिग्नल जो अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब दुनिया की हर एसी सिग्नल की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। जब भी एसी सिग्नल आप सिलेबस में पढ़ेंगे, ईएनसी, जब भी कोई भी एसी सिग्नल अगर सिलेबस में आपको मिलता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नोन होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? और इस फ्रीक्वेंसी के बिना आप आगे टॉपिक नहीं बढ़ पाओगे। जब भी एसी सिग्नल गिवन होगा तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। तो कैपिटल आई और कैपिटल वी का मतलब क्या है? हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वन, इधर देखो, ये एसी है या डीसी है? इंस्टेंटेनियस है। सो आई एम राइटिंग द करंट एज दिस वन, छोटा आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब भी ये सिलेबस में लिखा होगा, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब टाइम डिपेंडेंट करंट। ये दिखा? क्या है ये? वोल्टेज है ना, वी ऑफ टी। छोटा अल्फाबेट लिखने का मतलब टाइम डिपेंडेंसी। क्लियर? और भी पढ़ेंगे हम, बट स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट। कैपिटल लेटर्स ऑफ आई और वी लिखने का मतलब, डीसी करंट और डीसी वोल्टेज का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना? पूरे सिलेबस में इफ बट नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी कितना? 0। टाइम पीरियड नहीं बोलना है, फ्रीक्वेंसी बोलना है कितना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज।
इतना लिखना हुआ? जल्दी कंप्लीट करो, आगे चलेंगे। मेरे को बस आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम कहाँ पे होता है पता है, पढ़ाते वक्त थोड़ा ऐसे डाइसी बिहेवियर क्यों आता है? क्योंकि आज से 50 क्लास बाद जब मैं कहूंगा डीसी की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो बता नहीं पाते आप लोग। ये हुआ है। टेंशन मत लो आप, आपके साथ भी होगा। आज तक कोई बैच अछूता साबित थोड़ी ना हुआ है। अछूता जो भी है, अछूता वाला जो भी है, वर्ड एक्स वाई जेड देख लेना। देर इज नो एक्सेप्शन बैच एवर इन माई 14 years ऑफ टीचिंग। ठीक है। उसमें से वो सारे स्टूडेंट भी हैं जिनका रैंक मेरे से भी ऊपर आया है बाद में। ठीक है। क्योंकि होता क्या है पता है, हम रिवीजन नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम का पहला या दूसरा न्यूमेरिकल मैंने डीसी गेन पूछा था, मुझे याद है 4/9 आंसर आया था उसका। कोई है कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था? फर्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम का डीसी गेन ऑफ द सिस्टम करके, तो मैंने क्या किया था पता है, इसको हटा के सब जीरो कर दिया था। 4/9 तो सब मेरे को देख रहे थे और मैं उनको। अरे तो डीसी का मतलब मैंने कई बार बताया है क्या होगा डीसी का मतलब। अब मेरे को सबसे फ्री रखो जो हो गया है। चलें आगे। जब करंट टाइम डिपेंडेंट दिखाई देगा या वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट दिखाई देगा, बस टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, तब क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। जब तक आपको पीरियोडिक सिग्नल नहीं नजर आ जाता, आप एसी मत कहना। हमारी शुरुआती क्लासेस में एसी का क्या मतलब है? साइन और कॉस। और अगर कोई एसी सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी जानते रहेंगे हम। ठीक है, मैं जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज आपको पढ़ाऊंगा लैपलास ट्रांसफॉर्म के वक्त, एसी एनालिसिस के टाइम पे। कब पढ़ाएंगे? एसी एनालिसिस के टाइम पे। रिमेंबर दिस इज नॉट द जनरलाइज करंट एंड वोल्टेज, बट इट इज अ कंडीशनल करंट एंड voltages, and that will be the true representation. नेक्स्ट जो आने वाली घटनाएं हैं फ्यूचर में वही बताता हूँ। किसी दिन क्लास में ज्यादा समझ में आएगा, किसी दिन कम, किसी दिन समझ में ही नहीं आएगा। इन सब से फाइट करते हुए आगे निकलना है आपको। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आप घर में बैठकर कॉपी पढ़ेंगे, तो जो क्लास में आपको लगा था कि मैं शायद उतना नहीं समझ पाया, और नोट्स प्रॉपरली लिखने की वजह से समझ में आना चालू हो जाएगा फिर। चलें आगे। हो गया। पूरे सिलेबस में मैं कई बार रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन करता रहूंगा। अभी तो इतना समझ जाओ, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है इंस्टेंटेनियस। तो ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि देखो दोस्तों, आई ऑफ टी इक्वल टू 12 एम्पियर, तो ये बताओ मैं सही लिख रहा हूं या गलत? ये 12 एम्पियर डीसी है। यही 12 एम्पियर अगर मैं उसमें कहता एसी एनालिसिस में,
जब तक इसको एकदम असर्टिवनेस के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगा आ रही है। अब मैं लिखा 12 एम्पियर 50 हर्ट्स, हाइफन है एक्चुअली वो, 12 एम्पियर हाइफन 50 हर्ट्स। ये कहाँ लिखूंगा मैं? एसी में लिखूंगा। तब ये 12 एम्पियर डीसी नहीं है, आरएमएस है। तब आप इधर से जब तक एकदम फिक्स हो जाओगे ना कंसेप्ट को लेकर, तब हम आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा कि हाँ हाँ अब तो नया चीज एड ऑन हुआ है। ये बताओ ये सही है? 12 एम्पियर तो डीसी है। यस, ऑफ कोर्स। अब आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बट सिलेबस में मैं ये लिखूंगा, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस में एक बेंचमार्क सेट कर रहा हूं। यू कैन रिप्रेजेंट एनी करंट, एसी डीसी कुछ भी, एसी डीसी इंस्टेंटेनियस। फाइन। कैसे लिखेंगे हम उसको? आईटी। लेकिन उस केस में आप फ्री रहोगे ये लिखने को लेकर, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। बट मुझे पता है कि कभी ये आने वाले टाइम पे कभी इंस्टेंटेनियस बनेगा, कभी एसी बनेगा, तो हम एक रिप्रेजेंटेशन कॉमन कर लेते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो। अगर कोई डीसी वोल्टेज है, एग्जाम्पल के लिए 220 वोल्ट। एक्चुअली 220 लिखने का मतलब फिर एसी की तरफ चले जाते हैं, तो 220 मत लिखो, 20 वोल्ट लिखे। ये 20 वोल्ट बस लिखा है, फुल स्टॉप। एसी है या डीसी है? और आपको नहीं नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं है बेटा। यहां देख रहे हो ना, 20 वोल्ट फुल स्टॉप। डीसी है या एसी है? डीसी है। तो लिखते ऐसे हैं, दिखा। लेकिन हम सिलेबस में इसको जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन मानकर चलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुक कह रहा है। ध्यान रखना, हमेशा हर बातें बुक की है जो मैं अपने थ्रू कह रहा हूं। तो पूरे सिलेबस में ये लिखेंगे हम। हो गया? लेट्स मूव अहेड नाउ। देखते रहो अभी इधर पे। अगर कभी करंट ऐसे लिखा हुआ है, लाइक 10 e⁻⁻² फुल स्टॉप। यूटी नहीं ऐड कर रहा हूं मैं अभी, बाद में ऐड करूंगा कल की क्लास में या आने वाली क्लास में। ये बताओ, इज इट अ टाइम डिपेंडेंट करंट? तो अगर करंट कभी भी आपको टाइम डिपेंडेंसी शो कर रहा है, तो आई ऑफ टी, इंस्टेंटेनियस करंट। लेट मी हैव सम वोल्टेज इज इक्वल टू, मैंने कहा ऐसे ले लेते हैं हम लोग 4। यहां थोड़ा अजीब लग सकता है आपको। सिग्नम फंक्शन टी वोल्ट। बस इतना बताओ, टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है? सिग्नम फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है। अब सिग्नम फंक्शन नेटवर्क में है? नहीं, मेन है सिग्नल सिस्टम में। ये टाइम डिपेंडेंट है ना, तो आप इसको क्या कहोगे? एसी, डीसी, इंस्टेंटेनियस? ये डीसी तो कतई नहीं है। कांस्टेंट है क्या? नहीं। फाइन, आगे चलो। क्या ये साइन और कॉस से बना हुआ है? नेक्स्ट वन, टाइम डिपेंडेंट है। तो आप बेहतर क्या लिखो इसको? अब जस्ट इमेजिन करो, आप कब को लग रहा है ये लिखना, ये बताओ ये सही है गलत है? टाइम डिपेंडेंट आ गया बेटा। ये टाइम डिपेंडेंट है, तो क्या लिखा है? मतलब ये जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन है। देखो, क्या ये कांस्टेंट है? टाइम डिपेंडेंट है ना? जब वो टाइम डिपेंडेंट है तो ये कहां से आया? गलत। हटाओ। ये दिख रहा है टाइम डिपेंडेंट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? हम कैपिटल वी वाला वर्ड कब यूज कर पाएंगे, या कैपिटल आई वाला? किसी भी सब्जेक्ट में, आप किसी भी जगह पे। क्लियर? लिख लो इसको। जब तक आपको एश्योरिटी ना मिल जाए डीसी के लिए, तब तक कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना है।
और अगर ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा करंट हमारा टाइम डिपेंडेंट है, तो फिर एसी और डीसी दोनों चलेगा। एंड ना आने वाले टाइम पे सिग्नल चलेगा, जब भी चलेगा, तो देखना आप सिग्नल में ऐसे कई सारी चीज मिलेंगी जो नेटवर्क में आप पढ़ चुके रहोगे। ठीक है। कंट्रोल में ऐसी कई चीजें मिलेंगी जो आप नेटवर्क में पढ़ चुके रहोगे। सो हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपस में लिंक या कनेक्शन स्टैब्लिश जरूर करेगा। इतना लिख लिया बेटा? हम्म। इधर देखना है एक बार, ये आपको बनाना है। कितना है ये? इसको, इसमें जितनी भी पॉइंट्स दिख रही है ना, सारी पॉइंट्स में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करो तो आपको ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। वो तो पहले वाला था, तो पहले हटा देता हूं मैं इसको, फिर आपको बनाना है इसको। यहां पे वैल्यू कितना था? अच्छे से केयरफुली देखेगा। फाइन। मैं कह रहा हूं जितने पॉइंट्स है, एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो सारे पॉइंट्स में आप क्या ऐड करो, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करो। तो ये ओरिजिन ठीक से शायद तक नहीं दिखा पाए हम। अब ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करो, तो मेरे को शिफ्टिंग दिखानी है, तो मैं पूरा नहीं ऐड कर रहा हूं, हालांकि मैं पूरा ऐड कर सकता हूं, बट फिर मैं बोल रहा हूं कि आप +2 वोल्ट हर जगह पे ऐड कर लो। कितना वोल्ट ऐड कर रहे हैं हम हर जगह पे? तो ये ओरिजिन वाला कहाँ गया? 3+2 पीक वाला कहाँ गया? और -3+2 कहाँ गया? तो मेरे को शिफ्टिंग दिखानी थी, मैं चाहता तो ये करके बोल, हाँ मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि देखो पूरा शिफ्ट हो गया, तो 3 वोल्ट ऐड किया। बट लाइक कितनी सारी पॉसिबिलिटी है ना। पहले कहाँ था सिग्नल? यहाँ था। ये सिग्नल पकड़ लिया, अब शिफ्ट किया, दिखा? तो ये बताओ पॉइंट्स कहाँ कहाँ गए? ये पॉइंट कहाँ है? 3+2, 5 वोल्ट। नीचे वाला कितना था? हम्म, -1। और ये वाला पॉइंट कितना है? हो गया, तो इसको जरूरत नहीं है मेंशन करने का। इस सिग्नल में कितना वोल्टेज ऐड किया, कांस्टेंट वाला? कितना? +2। तो ये बताओ ये एसी है कि डीसी है, कि एसी प्लस डीसी है, या इंस्टेंटेनियस है? अगर आप एसी कहोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है यहां पे न्यूमेरिकल में कि हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया है, तो ये एसी प्लस और एसी प्लस डीसी मिलाकर क्या होगा? एसी ही होगा। देखो ना वेव फॉर्म, अभी भी क्या है, क्या अभी भी पीरियोडिक है, अभी भी रिपीट कर रहा है? हम्म। तो एसी वोल्टेज प्लस अ डीसी वोल्टेज कितना होगा? नेक्स्ट वन, इस वेव फॉर्म को ऐसे नीचे ऊपर नीचे करो, फ्रीक्वेंसी बदल रहा है या सेम है? कांस्टेंट है ना बेटा। ये वेव फॉर्म देखना, ये हम पढ़ते हैं, कई सारा सब्जेक्ट है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी घटा या बढ़ा, कुछ तो हो रहा है ना। टाइम पीरियड बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी घट गया। ये ऐसे कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे। तो सिग्नल को ऊपर नीचे शिफ्ट करने से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, राइट? ये हो गया। तो ये वाला वोल्टेज अब क्या हो गया? ये एसी है, प्लस ये क्या है? और AC प्लस डीसी इज इक्वल टू एसी। ठीक है, इसी का नाम ही है फोरियर सीरीज, लेकिन अभी नहीं। तब
ये बताओ, ये 3 sin ओमेगा टी वोल्ट प्लस 2 वोल्ट दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, एसी प्लस। तो ये बताओ, ये रिप्रेजेंटेशन काम करेगा हमारे सिलेबस में या नहीं? बिल्कुल काम करेगा, बिकॉज इट्स अ टाइम डिपेंडेंट। अगर टाइम का फंक्शन है तो वीटी या आईटी लिखने से बात बन जाएगा। क्लियर है? सिलेबस में एनालॉग पढ़ाया था, जितने लोगों को इस सर्किट का नाम बताओ। गुड। इसलिए याद रख लेना बेटा, एनालॉग नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल, ईडीसी, एनालॉग मैथ्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत जगह पे रिलेटेड सब्जेक्ट है। हम अभी इतनी आसानी से शिफ्ट कर दिए ना, हमें इसका सर्किट पढ़ना है। फाइन। घर में टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एडिंग दैट 2 वोल्ट डीसी टू द सिग्नल। सही है? तो घर में टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना या फोन का वॉल्यूम बढ़ाना इज नथिंग बट दिस वी हैव डन। लिखो इसको, एसी प्लस डीसी अभी भी क्या है? और फ्रीक्वेंसी नहीं, अनचेंज्ड। डीसी वैल्यू ऐड करने से, किसी पीरियोडिक सिग्नल में डीसी वैल्यू को ऐड करने से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। मैं एब्सेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा, ध्यान रखना। गंगा जल फिल्म देखा है? हम्म। उसमें अजय देवगन जब आता है और एड्रेस करता है सारे पुलिस वालों को, तो बोलता है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन इन फ्यूचर। तो थोड़ा अच्छे डायलॉग में बोलता है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो याद रख लेना, मैं किसी भी टाइप का एब्सेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एब्सेंट ले रहा हूँ, कितनी क्लास कैंसिल हुई है देख लेना। अब खैर ये सब बातों को बार बार नहीं दोहराएंगे अब। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बिना कहे हम बताएंगे आपको। आपका काम क्या है समझना वहां पे, अगर एसी सिग्नल में कोई डीसी वोल्टेज ऐड हो जाए तो पर भी वो एसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? जो पुराना फ्रीक्वेंसी था वही नया फ्रीक्वेंसी है। कैन वी मूव अहेड नाउ? अब हम सिलेबस में कई बार वोल्टेज का और करंट का डिस्कशन करेंगे, अभी बेसिक आइडिया हो गया। तो बेस्ट इज नाउ स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग एनी वोल्टेज लाइक वीटी, एनी करंट लाइक, चिंताओं से फ्री है। और यही काम बुक्स में भी किया हुआ है, अच्छी बुक्स यही कर रही है। सैडरन स्मिथ एंड नेटवर्क थ्योरी में हेट एंड केमरली एंड एलेक्जेंडर साडिको। सही है? नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड और ये लिख लो आप, क्या पढ़ रहे हैं हम? एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट। लिखिए हेडिंग। इसमें ना ये वाला शब्द आएगा, नाम बताओ। लीनियर। 200-300 घंटे पढ़ोगे आप लीनियर। ठीक है? बहुत बड़ा टॉपिक है लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो अभी आप पढ़ोगे लीनियर, आगे पढ़ोगे टाइम, बोलो, इनवेरिएंट। अभी ये टॉपिक सिग्नल सिस्टम में आएगा। ठीक है? एंड लिख कर ले लो, हर गेट एग्जाम में एलटीआई सिस्टम का न्यूमेरिकल है। हर न्यूमेरिकल गेट एग्जाम्स में एलटीआई सिस्टम पे बेस्ड है। हम टाइम इनवेरिएंट तो नहीं, बस नेटवर्क थ्योरी में क्या पढ़ेंगे हम? लीनियर, पूरा नाम बताओ। लीनियर पैसिव एलिमेंट। लेकिन साथ में उसको रखना है और ये बताना है कि हाँ हाँ वो शब्द फ्यूचर में सर ऐड ऑन कराएंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर पैसिव एलिमेंट। हो गया? जो भी पैसिव एलिमेंट है, आरएलसी, सबके सब क्या है? लीनियर। हो गया? तो पहले तो ये देख लेते हैं हम, लुक एट द बोर्ड। और बेटा याद रख लेना,
थ्योरी नहीं आएगा गेट एग्जाम पे। समझ में आया? जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स के थ्रू पास होगा। पहले आप देखो क्या लिख रहे हैं हम। लीनियर, बताओ क्या? कैरेक्टरिस्टिक। स्कूल लाइफ में y इक्वल टू एम एक्स पढ़ा था। उधर ये बताओ, जनवरी वाले से जितने लोग आ रहे थे उन लोग को कितने देर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पढ़ते? 700 800 घंटे हो गए। भी कुछ दिन पहले मैंने वो लिखाया था फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एनालॉग सर्किट और एडीसी इज गिवन बाय स्टेप साइज इनटू डिजिटल इनपुट। वो भी लीनियर सर्किट था। सही है। तो ये पूरा सिलेबस में आपका बैकबोन ही बनेगा। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सिंपल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, फुल स्टॉप। प्लस ही नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो हमारे सिलेबस में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होगा? क्विक। y इक्वल टू, अब जब भी मैंने ये पढ़ाया है ना, स्टूडेंट लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है। आप भी करोगे। हम्म। नेटवर्क थ्योरी में वो टॉपिक है। अब ये बताओ, गेट एग्जाम वाला जितने टीचर्स हैं वो इसको पूछेंगे एलटीआई सिस्टम में? लेकिन बेस वही है। दुनिया का हर एलटीआई सिस्टम जिसमें जो पहला शब्द है लीनियर, वो किसको फॉलो करेगा? मैथमेटिकल फंक्शन y इज इक्वल टू प्लस सी नहीं होगा बेटा। अब गेट एग्जाम्स में ये सिलेबस बहुत बड़ा है एलटीआई सिस्टम का, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। चलो ग्राफ के बारे में बताओ। ये कैपिटल वाई एक्सिस है, लेकिन वेरिएबल क्या है? छोटा वाई। जब एक्सिस लिखते हो तो कैपिटल, ये हम लिखना बंद कर देंगे आने वाले टाइम पे। हो गया। स्लोप बताना, देखना मैं ट्राई करूंगा, मैं उन लोगों को भी बताऊं कि चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ था। ये ठीक है। कैलकुलस चालू किया था एक दिन, ग्रेडियंट पढ़ाया था, तभी भी मैंने यही बताया था, बेसिक कभी नहीं बदलेगा। ये बताओ, व्हाट इज थीटा? नहीं, व्हाट इज थीटा? थी, अरे जो भी है, थीटा, हाँ क्या है होता है? दिस इज नथिंग बट टंग ट्विस्टिंग। हाँ, बताओ व्हाट इज थीटा? देखो हम लोग को ना स्लोप बोलने का मन कर रहा है पहले तो ना। हाँ, अब बोलो स्लोप। क्या नाम है एम का? स्लोप। पूरा कैलकुलस में ये ना एम शेक कर दिया था कंसेप्ट आपका, जब कैलकुलस पढ़े थे हम। जितना ये आसान लग रहा है, ध्यान रखना यही बाद में जाके ग्रेडियंट बनेगा। तो अभी क्या है ये? स्लोप। और क्या नाम से जानते हैं हम इसको? ग्रेडियंट। और आगे नहीं जानेंगे हम, बाकी बाद में देखेंगे। थीटा का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ, तो ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक जिसका रिजेम्बलेंस ऐसा है, वही कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लीनियर। जैसे इसको देखो भैया, स्कूल लाइफ में सबने डायोड पढ़ा है ना? डायोड ये होता है, समझो ना। क्या इसका रिजेम्बलेंस या नेचर या बिहेवियर इससे मैच कर रहा है? तो नॉन लीनियर है। ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो इस येलो लाइन से मैच करेगा तो, अदरवाइज। अब पूरे सिलेबस में आप लीनियर ही पढ़ोगे आप। लास्ट डे जब नेटवर्क थ्योरी खत्म होगा तो भी लीनियर ही पढ़ोगे, तो भी y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, हमें क्या लगता है ये हमें आता है, यही प्रॉब्लम है हमारा। मुझे आज तक नहीं लगा 800 घंटे पढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की मुझे ये आता है, और आपको 5 मिनट में लगता है ये आता है। ठीक है। स्टार्ट राइटिंग। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक दैट फॉलोज y इक्वल टू एम एक्स। ये पूरा ओपैम्प याद है एनीवन?
पूरा ओपैम का नाम क्या है? पूरा ओपैम जो मैंने शायद तक 20 से 25 घंटे के आसपास पढ़ाया था, वो इसको फॉलो कर रहा था। तो प्लीज इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। मॉसफेट, एक मिनट ना, देखना एक बार। मॉसफेट नहीं याद है ना? एक काम करता हूं मैं, बीजेटी लिखूं? अरे दोस्तों, बोलो तो करो। बीजेटी का फुल फॉर्म याद है? ये भी भूल गए? कितने घंटे पढ़ाया था? 20 नहीं, लगभग 25-30 घंटे पढ़ाया था। लेकिन ना बीजेटी में एक इक्वेशन आया था, IC इज इक्वल टू, तो जब मैं कह रहा हूं ना कि 800 घंटे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने के बाद मैं अभी भी इनकम्प्लीट महसूस करता हूं y इक्वल टू mx को लेकर, तो आप सोचो आप कहां पे होगे। ठीक है? इट्स अ करंट कंट्रोल करंट सोर्स, एंड इट्स अ लीनियर करंट कंट्रोल करंट सोर्स। जब भी लगेगा ना कि आता है, तो ध्यान रखना। फाइन, वी नीड नॉलेज along with न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी। ये बीजेटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट कंट्रोल करंट सोर्स। लिख लेना साइड में। हम जब भी पढ़ेंगे आने वाला टाइम, तो हर टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। जैसे आप अगर अपनी टीचर से पूछोगे ना कि सर बीजेटी लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो वो हमेशा कहेगा नॉन लीनियर है। तो फिर वो एम्पलीफायर कैसे बना दिया हमने? वो तो एम्पलीफायर, दुनिया का हर एक एम्पलीफायर लीनियर डिवाइस है, लेकिन बनता किससे है? मॉसफेट से, वो नॉन लीनियर है। बीजेटी से, वो नॉन लीनियर है। ओप एम्प स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर है। इसका मतलब हम उस रीजन में ऑपरेट करवा रहे हैं जहां पे वो लीनियर डिवाइस की तरह बिहेव करे। इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा सतर्क रहेंगे, क्योंकि आपके एनालॉग में भी पूरा नेटवर्क थ्योरी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और पावर सिस्टम में भी। और कोर के बारे में मेरे से बेहतर आपको विष्णु सर बताएंगे, तो ठीक रहेगा। ये क्लियर है इतना? y इज इक्वल टू एम एक्स की कैरेक्टरिस्टिक को जो फॉलो करेगा, वही क्या है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। सो लिखो एक पॉइंट आप, अ ग्राफ इज सेड टू बी लीनियर, a graph is said to be linear if its characteristic is a straight line. If its characteristic is a straight line passing through origin. A graph is said to be linear if its characteristic is a straight line passing through origin. हो गया? तो ना, एक ग्राफ और अगर आप बना सकते हो तो बना दो। लुक एट द बोर्ड। आपको ये वाला मैं डॉटेड लाइन इसलिए बनाया ताकि दो ग्राफ है अलग अलग। ये मुझे ये बताओ, ये वाला ग्राफ लीनियर है या नहीं है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अगेन दिस इज लीनियर। व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक। इंग्लिश की स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना बस। पूरे सिलेबस में ये वो रहेगा, सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी आप मैथमेटिकल कंसेप्ट में एरर नहीं निकाल पाओगे, आप भी नहीं, और न ही कोई टीचर। हो गया इतना? तो कैरेक्टरिस्टिक कब लीनियर होगा बेटा? व्हेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मैंने अब तक आपको पैसिव एलिमेंट नहीं बताया, तो बिना कहे बताऊंगा।
चलें आगे। हमारे पास तीन लीनियर पैसिव एलिमेंट है, लीनियर भी है तो लीनियर बता दिया, पैसिव क्या है वो समझेंगे हम। तीन लीनियर पैसिव एलिमेंट है, नाम बताओ। आर, एल, सी, ऐसे ही कहेंगे हम। देखो अभी बोर्ड पे है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? आर का नाम बताओ। रजिस्टर स्पेलिंग क्या होता है यार? टी ओ। स्पेलिंग में डाउट? सही है। नेक्स्ट वन। कंप्लीट द नेक्स्ट वर्ड। स्पेलिंग। ये स्पेलिंग चेक करना। हाँ, तो स्पेलिंग पे मत ध्यान देना बस, जहां जहां याद आएगा हम वेरीफाई कर लेंगे। नाम बताओ। उसमें जो रजिस्टर है वो क्या मतलब है? अब डिजिटल पढ़ चुके हैं ना, तो डिजिटल से लिंक करने के लिए मैं हमेशा फ्री हूं। नो बडी कैन स्टॉप मी। फाइन, डिजिटल पढ़ा है ना। इस रजिस्टर का मतलब बताओ। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और इस रजिस्टर का मतलब बताओ। पहले तो यही बताओ, इस रजिस्टर का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 कितने लोगों ने पढ़ा है? अरे मोड़ने तो दो पहले, इधर भी देखूंगा उधर भी देखूंगा। ग्रुप ऑफ वॉट? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, एनालॉग में शायद मैंने पढ़ाया था। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अभी मत याद रखो। वो रजिस्टर क्लियर है। शिफ्ट रजिस्टर क्या है, क्या पढ़ाया था एनीवन? इट्स अ synchronous counter in which each and every flip flop used is a D flip flop। तो डी कैसे भी बना सकते हो, क्या हम एस आर को डी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? पढ़ाया है डी में, तो वो तो क्लियर हो गया। ये क्या है बताओ। हाँ, क्या मतलब? ये बेटा, ये ना करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, जिसके लिए हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इसीलिए पढ़ा था। अरे वो कुचालक और क्या नहीं काम चालक जो भी है आप पढ़े थे, तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, यही आता है हमको। क्या नाम है बेटा इंसुलेटर का? कुचालक नहीं? हाँ, एनीवन इधर? और कंडक्टर का? सुचालक, सुंदर, कुरूप। इंग्लिश का देखा, और हिंदी का ऐसे ऐसे कर रखा हम। ये बताओ इंसुलेटर और कंडक्टर किस के मुताबिक आप डिफरेंशिएट करते हो? कंडक्टिविटी के मुताबिक ना, कि कंडक्ट कर रहा है। तो उसका ही तो अपोजिट वर्ड क्या है? कंडक्टिविटी हाई तो रेजिस्टेंस कम। रजिस्टर हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में रजिस्टर को क्या कहते हो? अब मुझे ये बताओ, फ्रिक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? तो वैसी सेम आंसर रेजिस्टेंस का भी है। यू नो एनालॉगस वर्ड? एनालॉगस वर्ड का मतलब है सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर नेचर। ठीक है, कभी भी मैं कहूंगा एनालॉगस वर्ड तो समझ जाना, जैसे एनालॉग पनीर, पनीर ही है लेकिन एडल्ट्रेटेड, और अलाउ कर दिया, हाँ हाँ, गंदा वाला खाना खाओ। सही है। तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। रजिस्टर का मतलब हमारी दुनिया में क्या होता है? हमारी दुनिया आम आम दुनिया में क्या रजिस्टर कनेक्ट करके थोड़ी ना बैठता रहता हूं मैं। खाना खा रहा हूं तो एक बार देख लेता हूँ चल के रेजिस्टेंस है या नहीं, है ना? ऐसे तो नहीं करते ना हम। तो ये बताओ, जैसे हमारी दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो हमें फ्रिक्शन फेस करने को मिलता है। जरूरी है या नहीं है फ्रिक्शन? जरूरी है, उसके बिना चल नहीं पाओगे आप। और कई जगह पे हम फ्रिक्शन मिनिमाइज करते हैं, तो रेजिस्टेंस का भी यही किस्सा है। कई जगह पे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे और कई जगह पे रेजिस्टेंस घटाएंगे। जीरो अगर आपने किया, जस्ट इमेजिन करो फ्रिक्शनलेस दुनिया। इलॉन मस्क का जो एनिमेशन आता है ना, इफ इलॉन मस्क हैज मेड दिस वर्ल्ड देन द वर्ल्ड बिहेव्स एज अ फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड। अगर फ्रिक्शनलेस हो गया ना, मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा। क्लियर है इतना? तो ये बताओ हमारे लिए फ्रिक्शन, नहीं रेजिस्टेंस क्या है? इट्स अ
करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस एंड, जो डेफिनेशन बुक में है वो बताओ। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ। बस इसी जगह पे जाके पूरी नेटवर्क थ्योरी गलत हो जाती है। सही है इतना? नहीं बोलना है। वो सारे डेफिनेशन गलत है जो आईटी का प्रोफेसर भी पढ़ा रहा है। हमारे लिए सिलेबस में इसका काम जानते हो क्या है? इतना पढ़ाने के बाद सीखा है मैंने। स्टेटमेंट ध्यान से सुन लेना। आप टीचर, कोई भी टीचर हो आपके आसपास, 11th 12th कॉलेज लाइफ का फ्री कभी भी पूछ लेना, वैसे तो पूछना मत। एलेक्जेंडर साड़कू, हेट एंड कैमरली, वेल वेनकेनबर्ग, सब में यही लिखा है, गलत। जानते हो नेटवर्क थ्योरी में क्यों यूज करते हैं इसको? ताकि हम सर्किट में स्पार्क आने से बचा लें। मतलब लॉ वायलेशन को बचा ले। अगर ये सर्किट से हट गया ना, तो सर्किट जलेगा बेटा। सर्किट के जलने का या फ्यूज में या बर्न होने का, कभी भी सर्किट फॉल्टी है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो समझ जाना वहां पे रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हुआ है, खास करके कम हुआ है। सही है इतना? ये बात की बात है। तो हम अपने सिलेबस में ये बताओ, जब रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट कहते हो, तो लैब अटेंडेंट से मांग से लगाते क्यों हो? है ना? नहीं आया समझ में अभी भी? जब आप कहते हो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, तो मांग मांग के लगा क्यों रहे हो? करंट तो मैं चाहता हूं ना फ्लो हो। मैंने कहा था ना, क्योंकि उतना तो चाहिए ना बेटा, कि फ्रिक्शन मेंटेन हो सर्किट का। फाइन। अब हम आने वाले टाइम पे रेजिस्टेंस को निकाल के देखेंगे कि हो क्या रहा है, और लगा के देखेंगे कि हो क्या रहा है, जिससे इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्यों चाहिए। ऋषभ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? तो फिर बालों में क्यों ध्यान है? हाँ, वो तो वैसे भी 40 इयर्स के बाद, है ना। मैं तो बड़ा लकी हूं, अब तक नहीं गया मेरा, बट जला जाएगा वो। है ना, शरीर क्या है, नश्वर है ना। इधर ध्यान दो, ज्ञान अर्जित करने पे। तो ना, मैं एक लैंग्वेज में समराइज कर देता हूँ। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन डेफिनेशन ये नहीं लिखा रहा बेटा। आने वाले टाइम पे क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर आपको लगे ना सर एक बार रेजिस्टेंस को हटाओ ना, तो जीरो कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट, तो देखना सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फाइन, तो रेजिस्टेंस चाहिए, यस ऑफ कोर्स, बट वो डेफिनेशन नहीं। नेक्स्ट वन, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। अब ओम्स लॉ जितना आपने पढ़ा है उसको इम्प्रोवाइज करने का टाइम आ गया है। व्हाट्सएप अपडेट करता ना हर 2 महीने में। हाँ, तो वो भी हमारा वक्त आ गया है। व्हाट इज दिस, टेल मी। मैं नहीं लिखाऊंगा कि देखो बच्चों, करंट बढ़ाने से, हाँ, भाड़ में गया वो सब। मैथमेटिकली दिख रहा है। वो छोटा वी है या बड़ा वी? ऑल दोज टीचर गेट एकेडमी एज वेल। ऐसा अजीब नहीं लग रहा है? ये कांस्टेंट है ना, तो बढ़ा कैसे वो? राइट। सो ऑल दोज टीचर्स ऑफ यूट्यूब आर टीचिंग ओम्स लॉ रॉन्गली। पहला तो यही सही कर लो। और याद रख लेना, ये अलेक्जेंडर साडुको के दूसरे या तीसरे पेज में ओम्स लॉ जब स्टार्ट किया ना, तभी कह दिया है। ये परफेक्ट है इतना? देखो कितना अच्छा लग रहा है कि करंट इंस्टेंटेनियस है, दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट। करंट अगर बढ़ा तो वोल्टेज भी क्या होगा? यही वाला हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखें, क्योंकि बेटा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा मैं। तो मैं वही थ्योरी लिखाऊंगा जो आपको याद रहेगा और जो बहुत नीडेड है गेट एग्जाम के लिए। करंट बढ़ा तो वोल्टेज क्या हुआ? करंट बढ़ा, ध्यान रखना, तो वोल्टेज। एंड अगर करंट घटा तो इन अ लीनियर फैशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। लीनियरली। ग्राफ कैसे होगा दोनों के बीच का? प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाई क्या? बोलो बेटा। तभी तो आएगा ना मजा, हम पढ़ रहे हैं करके। ये क्या है यार, वाइट से लिख रहा हूं, इसको भी तो सबको वाइट कर देता हूं। वाइट गॉसियन नॉइज। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन सिस्टम पे। वाइट गॉसियन नॉइज, दैट्स नथिंग बट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सब एक एक वर्ड जो मैं क्लास में कह रहा हूं, वो हर वर्ड आपके सिलेबस में आएगा। अब ये बताओ, ये सही है? प्रोपोर्शनल डिसाइन इज रिप्लेस बाय व्हाट? कांस्टेंट। ध्यान से देखो, क्या ये उसको फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से हम लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं? इसलिए रेजिस्टेंस क्या है? अरे ये y इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है ना।
इसका मतलब रेजिस्टेंस लीनियर है या नॉन लीनियर? हाँ, तो ये अभी प्रूव कर लिया कि रेजिस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर एलिमेंट। करंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट? जल्दी बताओ। करंट को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो ना, मतलब करंट आपके हाथ में है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? वाई एक्सिस बोल रहे हो यार। स्कूल लाइफ, करंट को बढ़ाया घटाया, उसके मुताबिक कौन बढ़ घट रहा है? फाइन। ग्राफ कैसा है? लीनियर। एंड इस ग्राफ का स्लोप बताओ। तो व्हाट अबाउट टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स? हाँ, वो ध्यान नहीं आएगा ना अब। टेन थीटा कितना आ जाएगा? डी वाई बाई, तो डीवी बाई, तो व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट ऑलवेज? ये होता है ग्रीक ओमेगा, बट हमारे लिए क्या है वो? ओम। ये हो गया। ग्राफ बताओ, लीनियर नॉन लीनियर। नेक्स्ट वन, ये क्लियर हो गया। ये डाउट नहीं चाहिए सर, करंट कैसे बढ़ा दिया आपने? करंट को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज। ये सब डाउट नहीं चाहिए, क्लियर हो जाएगा। करंट को बढ़ाने के लिए करंट सोर्स चाहिए, फोटो डायोड से काम हो जाएगा। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि हम करंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मानेंगे। वोल्टेज क्या है? इंडिपेंडेंट। वोल्टेज का करंट से कोई रिलेशन नहीं है। अजीब लग रहा है सुन के? रिलेशन एक ही जगह है। जब आप क्या पढ़ रहे हो? जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तब ही हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज आपस में रिलेटेड है। वरना गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने दो लॉ क्यों बनाया फिर? अगर करंट और वोल्टेज आपस में रिलेटेड है तो वोल्टेज लॉ अलग बनाया, करंट लॉ अलग बनाया ना उसने। हाँ, तो ध्यान रखना, करंट को हम इंडिपेंडेंटली बिना वोल्टेज के बढ़ा सकते हैं यूजिंग करंट सोर्स। अगर मैं कहूंगा आपको वोल्टेज बढ़ाना है, तो क्या कहोगे? हम वोल्टेज सोर्स का यूज करके वोल्टेज को बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर दो पेंसिल सेल सीरीज में रख दिया तो? दो पेंसिल सेल सीरीज में रख दिया, बचपन में कुछ नहीं किया है क्या आप लोगों ने? है ना? तो 1.5 वोल्ट का होता है, ऊपर एक 1.5 वोल्ट का लगाओ और ऊपर एक नीचे कनेक्ट कर दो एलईडी को, तो हम 1.5 और 1.5 कितना हो गया? 3 वोल्ट, तो वोल्टेज बढ़ गया। और एक और लगा दो 1.5 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना हो गया? 4.5 वोल्ट। तो वोल्टेज बढ़ाना आता है। करंट को बढ़ाने के लिए हमें करंट वाली बैटरी यूज करनी पड़ेगी, जो कि रियल लाइफ पे है रिचार्जेबल बैटरी। कार की बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी, या वो देखा होगा आपने किसी की साइकिल में डायनमो लगा होता है। डायनमो मतलब पैडल मारेगा, पीछे वाला चक्का घूमेगा, उसके बगल में एक डायनमो होता है जो मैकेनिकल या रोटेशनल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो है करंट सोर्स। वहां पे वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? तो करंट के लिए हम करंट सोर्स पढ़ेंगे, वोल्टेज के लिए हम वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे, करंट के लिए हम केसीएल पढ़ेंगे, और वोल्टेज के लिए हम। और जब अगर मैं कभी बोलूंगा क्या करंट और वोल्टेज आपस में रिलेटेड है, तो आप बोलोगे नहीं रिलेटेड है। अगर हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो वी और आई में रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है कोई रिलेशन, क्योंकि फिर केसीएल केवल क्यों पढ़ रहे हैं हम? आर का नाम बताओ। रेजिस्टेंस, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, फाइन, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ। ग्राफ क्या है? लीनियर। फाइन। वन मोर थिंग जिसमें डाउट होता है, टीचरों ने भी पूछा है मेरे को, बहुत सारे टीचर जिन्होंने डाउट पूछा कि सर आप किसका एक्सप्लेनेशन कैसे देते हो। इधर देखना, ये बताओ ये क्या है? ओम्स लॉ कौन सा है? ये दोनों परफेक्ट, दोनों ही ओम्स लॉ है। वोल्टेज को बढ़ाओ, तो वोल्टेज को कैसे बढ़ाओगे? यूजिंग वोल्टेज सोर्स। करंट को कैसे बढ़ाओगे? यूजिंग ऋषि, बोर्ड क्या नाम था बेटा? रुद्र, बोर्ड पे देखो।
सबके नाम याद नहीं आ रहे, तेरे याद कर रहा हूं मैं। बहुत दिन से आए नहीं थे ना। अब देखो, वोल्टेज को बढ़ाओ तो करंट क्या हो रहा है? वोल्टेज को घटाओ तो करंट क्या हो रहा है? वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करेगा? वोल्टेज सोर्स। करंट को घटाने और बढ़ाने का काम कौन करेगा? करंट सोर्स। ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है। नाउ दिस proportionality साइन इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल जी का नाम बताओ। कंडक्टेंस यूनिट बताओ। कंडक्टेंस सही है। जी और आर में क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो जो आर का यूनिट है उसका रेसिप्रोकल। कितना सही है? मिरर इमेज। स्टार्ट राइटिंग। दोनों ओम्स लॉ है बेटा। दोनों लीनियर है। ये भी क्या है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स। जी इज कंडक्टेंस। बोथ आर ओम्स लॉ। बोथ आर ओम्स लॉ। पी इक्वल टू आर आई या आई इंटू आर एंड आई इज इक्वल टू जी वी। बोथ आर ओम्स लॉ। 1826। जर्मन फिजिसिस्ट। लगभग 6-7 क्लास तक न्यूमेरिकल लगभग ना के बराबर होगा। एंड फिर स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल। क्योंकि तब तक मुझे वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, केसीएल, केवीएल, नोडल के बारे में, मेश के बारे में बताना पड़ेगा। एंड नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो याद रख लेना इसका सीधा पॉजिटिव इफेक्ट एनालॉग में मिलेगा आपको। तो ये बताओ, रजिस्टर लीनियर एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रही है। तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट अगर y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है। यहां तक लिख लिया। इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना एरर किया हुआ है ना आपके दोस्तों ने, ये लिखना हो गया। इतना ज्यादा एरर किया हुआ है, लेकिन लगेगा बहुत छोटा चीज। याद करो। अब एरर याद आ रहा होगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? पैसिव कन्वेंशन। तो मैं इसको जानबूझ के वर्टिकली बता दे रहा हूं, बना दे रहा हूं। क्या ये?
सिंबल ऑफ, दिस इज द कन्वेंशनल सिंबल जो हमने या इंजीनियर्स लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। करंट किधर से भी फ्लो कराओ, जस्ट फॉर अ टाइम इंस्टेंट वी आर मेकिंग द करंट टू फ्लो लाइक दिस। पूरे सिलेबस में कहीं पे भी पढ़ाऊं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, अगर आरएलसी आया, आप कौन से कन्वेंशन को फॉलो करोगे? करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज प्लस एंड देन, तब आप बिल्कुल कह सकते हो यस नाउ दिस इज द पैसिव ओम्स लॉ। लेकिन आप पैसिव ओम्स लॉ मत बोलना, समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं वर्ड V इक्वल टू आर इंटू आई। जब ये बोलोगे तो ये दिखना चाहिए, जब ये दिखेगा तो वो दिखना चाहिए, वाइस वर्सा। क्लियर है इतना? अब कितना आसान है ये, सबसे आसान यही है, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस मैं लिख रहा, मैं लिख के दे रहा हूं, आप क्या कोई AIR 1 भी बैठेगा ना, ये फ्यूचर में AIR 1 आएगा वो भी गलत करेगा। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। सही है इतना? अब नेक्स्ट वन, लेट मी टॉक अबाउट दिस वर्ड पैसिव। पैसिव का मतलब इमोशनली हमारे सिलेबस में होगा एब्जॉर्बिंग एनर्जी या पावर। एब्जॉर्बिंग एनर्जी, या तो फिर क्या, सोच के देखो, क्या जो रेजिस्टेंस हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, देखो बेटा दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है ना। जोसेफसन जंक्शन भी होता है, उसमें बात करते हैं सुपर कंडक्टर का। उससे भी पहले वो क्या नाम था, BCS थ्योरी शायद बाद में आई है, जोसेफसन जंक्शन पहले आया, उससे भी पहले वो आया था बोस आइंस्टाइन कंडेंस, कुछ हमने पढ़ा था या पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, इसमें रिसर्च चल रहा है। सत्येंद्र नाथ बोस था क्या नाम, बोस यहाँ से इंडिया से, आइंस्टाइन कहाँ से, जर्मन से मूव करके चले गए थे US। तो जो भी है वो फास्ट, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंस मैटर। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? प्लाज्मा। एक और होता है ना, BCS, है ना? वो सब देखोगे तो रेजिस्टेंस ये सब अजीब लगेगा फिर, क्योंकि साइंस बहुत आगे तक पहुंच गया है। एंड फॉर दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग आई गेस वार्म होल, शायद याद नहीं आ रहा है मेरे को, फिजिक्स का रिलेशन है वो। फाइन, हमारा जो सिलेबस ओरिएंटेड है उसको देखो, हमारे सिलेबस में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। और हमेशा क्या होगा? एब्सॉर्बिंग। एक्सेप्शंस केसेस आर नाउ बीइंग नेग्लेक्टेड और रिमूव्ड। अदरवाइज हमारे सिलेबस में रेजिस्टेंस मिनिमम कितना होगा? 0। मैक्सिमम कितना होगा? इन्फिनिटी। वो डिस्कशन कर लेंगे। और सिलेबस में जो भी रेजिस्टेंस यूज करूंगा आंख बंद कर क्या होगा वो? एब्सॉर्बिंग। पैसिव मतलब ही यही है क्या? एब्सॉर्बिंग। और थ्रू आउट द सिलेबस करंट डायरेक्शन में क्या होगा? वोल्टेज प्लस माइनस। इस कन्वेंशन का नाम बताओ। और तब जाके ये फॉर्मूला सही है आपका। ठीक है? तो इस फॉर्मूले में अब हम अपने न्यूमेरिकल के मुताबिक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ये सही है इतना? V इक्वल टू क्या बोलते हो, ओम्स लॉ आप बोर्ड पे देखो बेटा, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द टॉपिक ना, जिन लोग एनालॉग पढ़ चुके हैं उनसे पूछो। ऋषभ, जो एनालॉग पढ़ चुके हैं ना उनसे पूछो कि ये बैकबोन है आपका, वरना एनालॉग का जो बिल्डिंग है ना वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा विदाउट दिस पैसिव कन्वेंशन। इसलिए मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूं, और याद रख लेना जब भी टॉपिक आसान लगेगा, समझ जाना स्कैम है ये। 1992, जब भी टॉपिक आसान लगेगा ना, अरे अपन को पूरा आता है, तो समझ जाना यही स्कैम है। फ्यूचर में यही टॉपिक हेडेक क्रिएट करेगा, यही चीज दिख रही है आपको, लग रहा होगा क्या बात कर रहे हो, वेट एंड वॉच। फाइन। हाँ तो फिर बात क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, करंट की डायरेक्शन पे ऑलवेज वॉट, डिफॉल्ट पैसिव कन्वेंशन यूज करना है आपको। बट अगर मान लो एग्जाम पे किसी वजह से कुछ कर रहा था मैं, और खुदा ना खास्ता ये हो जाता है कि ये आर था, ये करंट था, और एग्जाम में पोलैरिटी ऑफ ये करंट आपका ऐसा आया, और एग्जाम पे उन्होंने पोलैरिटी ये दे दी थी चेंज करके, या ऐसा हो गया बाई इंसिडेंस सम, तो बताओ ओम्स लॉ। V इक्वल टू, नाउ दिस वन, माइनस ऑफ
हमारा पैसिव कन्वेंशन कहता है करंट के डायरेक्शन पे हमेशा पोलैरिटी प्लस एंड देन माइनस होना चाहिए। जेन डायोड में भी, ओपैम्प में भी, बीजेटी में भी। तो अभी आप ये देख रहे थे, फ्यूचर वो है जो मैंने वर्बली बताया आपको। क्या ये मेरे कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है? हमारा कन्वेंशन यही रहेगा, हम इसी को प्रेफर करेंगे। मान लो इसका उल्टा होने लग गया, तो ओम्स लॉ में देखो साइन क्या आ रहा है, माइनस। और इस कन्वेंशन का भी नाम है एक्टिव convention. No doubt teacher are using this one, but they don't know the name of this convention. Active convention and passive convention. ये है ओम्स लॉ। वो नहीं है। अगर मान लो वैसा हुआ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस सुन लो, तो वो रेजिस्टेंस पावर दे रहा है, ये एनर्जी दे रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब करे, ये याद रहेगा। वन मोर थिंग एंड देन विल मेक क्लास ऑफ, क्योंकि मैं ग्रेजुअली पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ये सिलेबस देखना, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, ये कंसेप्ट देखना एक बार। शॉर्ट सर्किट, देखो मैं आज की क्लास में सिर्फ समझा दे रहा हूं विटनेसेस के थ्रू, जो लोग बैठे हैं क्लास में, फिर नहीं। ये इतना आसान लग रहा है ना सुन के। R0 खत्म, 300 घंटे पढ़ोगे इसको। शायद ट्रांसफार्मर में भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट कई बार विष्णु सर कहेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, हम भी करेंगे डायोड में, मशीन में भी। ये दिख रहा ना इतना आसान। कंसेप्ट यही रहेगा, एक सिंगल लाइन नहीं बदलेंगे, ना वो ना मैं। नाम बताओ, क्या पढ़ रहे हैं हम? तो शॉर्ट सर्किट को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजें मुझे बतानी होगी। जब भी मैं सिलेबस में शॉर्ट सर्किट करूंगा, तो समझ जाना क्या जीरो है। R 0 ओम है। क्लियर? लिमिटिंग केस में पहुंच गए आप। लेट मी अप्लाई ओम्स लॉ। शॉर्ट सर्किट मतलब R0, R0 मतलब शॉर्ट सर्किट। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। शॉर्ट सर्किट मतलब R0 मतलब, ठीक है। क्या ये सही है? हम लिमिट लगा रहे हैं ना, कि भाई स्लोप हमारा 0 हो गया। R मतलब तो स्लोप ही था। रेजिस्टेंस कितना है? अगर रेजिस्टेंस 0 है, वोल्टेज कितना आया? 0 इंटू ये, वोल्टेज कितना आया? तो आज के बाद से ना, अब जब भी हम सिलेबस में बात करेंगे शॉर्ट सर्किट, R कितना, V कितना, तीन चीज पता होगा आपको। अगर मैं शॉर्ट सर्किट कहूंगा, तो वोल्टेज कितना, रेजिस्टेंस कितना। गलत मत करना बेटा, शॉर्ट में देखना आप लोग बोलोगे करंट 0। ये अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन तो गुजारो, आई गेट। उल्टा उल्टा करोगे आप लोग। एंड 100 बार बताऊंगा, मैं सच में कह रहा हूं। मैं, आपको लग रहा होगा सर हमने तो देखा 100 बार में टीचर चिड़चिड़ा हो जाता है ना? वो देखा नहीं है मीम्स हमने? 100 बार पूछोगे तो भी बताऊंगा, फिर चौथी बार पूछा तो टीचर एकदम हाइपर हो गया। मैं नहीं होऊंगा, मैं बोलूंगा कॉपी में लिखा है। हाँ, शॉर्ट सर्किट डायोड में भी करोगे आप। इसे सुन लो अच्छे से, मैं कहूंगा आइडियल डायोड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, और आपको समझ में नहीं आएगा ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब ये, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा रेजिस्टेंस कितना, 0 मतलब वोल्टेज कितना। ठीक है, इसको हम देखते हैं पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में। मुझे बना तो सीधे ऐसे देना चाहिए, बट मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूं। क्लियर है? अब कुछ और भी शब्द को मुझे बताना है। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट इवेंचुअली कंसेप्ट विल बी द सेम। आपका रेजिस्टेंस इतने जगह पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं पता। आपको जब लैब अटेंडेंट रेजिस्टेंस देता है, तो पूरे वायर में रेजिस्टेंस फैला होता है या इतने जगह पे? पूरे वायर में फैला लेता, बोल दो। हाँ, क्या बात कर रहे हो भाई? इतना होता है रेजिस्टेंस, वो उतने जगह पे कंसंट्रेट रहता है। उसको कहते हैं बल्क रेजिस्टेंस, एक जगह पे है। और बल्क से बेहतर शब्द है, नाम बताओ। तुम्हारा नहीं, किसका? लम्प्ड नेटवर्क कह देता हूं मैं। लम्प्ड नेटवर्क। लैब अटेंडेंट से कैपेसिटेंस मांगा है, वो नहीं बोल रहा हूँ कैसा चेहरा बनाता था, वो मत बताओ।
स्माइलिंग फेस तो नहीं रहता कभी भी उनका। खैर, उससे कैपेसिटेंस मांगे, इतना बड़ा देता होगा 4 मीटर का कैपेसिटेंस? नहीं ना। तो इट इज कंसंट्रेटेड एट सम पॉइंट, और उसके जो इलेक्ट्रोड टर्मिनल बाहर निकले होते हैं ना, उनका कैपेसिटेंस होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, जीरो ही मानकर चलो। इतना लंबा वायर लेकर आओ, एकदम पतला। लैब अटेंडेंट से बोलना सर रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस में मल्टीमीटर लगाओगे ना तो रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देगा, नजर नहीं आएगा मल्टीमीटर में। लेकिन जैसे वो देख, वो सिलेंड्रिकल वाला अजीब सा डंबल शेप में छोटा सा होता है ना, डंबल शेप इज अ गुड वर्ड, डंबल शेप में तो होता है, तो उसको बोलोगे ना रेजिस्टेंस देखना, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 500 ओम, 100 ओम के आसपास आएगा। अब ना दोनों तरफ शोल्डरिंग कर लो, वही वाला वायर जो लैब में यूज करते हैं, अब इतना रेजिस्टेंस मेजर करके देखना, तो भी रेजिस्टेंस 100 ओम ही आएगा। वो रेजिस्टेंस इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। तो कंसंट्रेटेड ऑफ रेजिस्टेंस एट अ पॉइंट का नाम बताओ। लम्प्ड रेजिस्टेंस हो गया। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या नाम है इसका? लम्प्ड रेजिस्टेंस, लम्प्ड कैपेसिटेंस एंड लम्प। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये आगे और पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी सुनो। जब आपका रेजिस्टेंस, जब आपका इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेंथ, नॉट द फंक्शन ऑफ क्या, तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लम्प्ड। अब पोल पे चले जाओ, ये वाला जो पोल है, कितना लंबा वायर है? मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है। और जो बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन लाइन होता है वो तो किलोमीटर्स में नहीं, माइल्स में नापते हैं उसको। फाइन। और रेजिस्टेंस का, माई मिस्टेक, थिकनेस भी इतना अच्छा खासा होता है। वो और लैब का कंपैरिजन करो वायर। आपके लैब में वायर कितने मीटर का होता है जो आप ब्रेडबोर्ड में लगाते हो? सर्किट थ्योरी वही है जो हम लैब में ब्रेडबोर्ड में डिजाइन कर रहे हैं, वही सर्किट थ्योरी है, और कोई सर्किट थ्योरी नहीं। क्योंकि आगे एडवांस्ड फॉर्म ये थोड़ी ना बनोगे आप कि सर मैंने इंजीनियरिंग कर ली, लाओ फोन बना देता हूँ आपका अंदर खोल के, मदरबोर्ड चेक वेक कर लेता हूँ। उसके लिए तो कोर्स करते हैं लोग, राइट? हम तो लैब अटेंड नहीं कर सकते। तो वायर कितना बड़ा होता है लैब में? सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर से ऊपर का देखना वायर नहीं यूज करते आप। सो उस वायर का रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। ऐसे नहीं, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ लेंथ। और जो रेजिस्टेंस आप लैब अटेंडेंट से मांगते हो वो कंसंट्रेटेड होगा, कैपेसिटेंस उतना ही पॉइंट पे होगा, या पूरे वायर का कैपेसिटेंस लेते हो? नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है फिर अब पढ़ के, आर एल सी इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेंथ। फिर आप बोलोगे सर बताओ कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है ट्रांसमिशन लाइन पे। उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज फंक्शन ऑफ लेंथ। तो ये दिखा अभी, इसलिए मैं इतने जगह पे शो कर रहा था। नेक्स्ट वन, रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? यही है हमारे सिलेबस में शॉर्ट सर्किट का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है इतना? बट इसको बार बार ऐसे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन भी लगा दोगे तो भी है। अब लेट मी मेक अ करंट टू फ्लो अक्रॉस दिस वन। इधर से कहीं से भी करंट मेंशन करें, करंट के डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाई, पहले बाद में। ये बताओ कितने दिन लगेंगे भूलने में? कितने दिन दूं मैं भूलने के लिए आपको? बेगधे, बहना नहीं है ना सर, कैसे भूल सकते हैं हम, ये कहना है। अब आंसर भी बताऊं मैं? हाँ, कि कब भूलोगे? कभी नहीं भूलना है, गेट एग्जाम के बाद भी नहीं भूलना है। ओम्स लॉ भूल जाओगे यार? हाँ, ये सही है। करंट की डायरेक्शन पे बताओ, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज प्लस माइनस, आर जीरो है, तो ओम्स लॉ लिमिटिंग केस के मुताबिक बी भी कितना आया? शॉर्ट सर्किट आर जीरो भी कितना? करंट बताओ, करंट बताओ बोला मैंने। करंट आई, यही है करंट आई। कितना ही है? क्वेश्चन मार्क का मतलब किसी को नहीं पता होता, यही है वो मैथ्स का फाइंड एक्स। अब क्लियर है? अरे यार सिंपल बात है ना, ये जीरो है, 0 × 5 एम्पियर, 0 वोल्ट। 0 × 10 एम्पियर, 0 वोल्ट। 0 × 3 एम्पियर, 0 वोल्ट। 0 × एनी रियल वैल्यू,
करंट कुछ भी हो, 0 इंटू साइन ओमेगा टी, 0 इंटू e⁻⁵ मतलब जो भी है, तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो इनटू एनी फाइनाइट रियल वैल्यू करंट, करंट तो रियल होगा, इमेजिनरी कैसे हो जाएगा? 5 आयोटा एम्पियर करंट कब सुन लिया आपने? कभी भी नहीं। फेजर करंट जरूर होता है, साइनसोइडल करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, डीसी करंट, एसी करंट, एसी प्लस डीसी करंट इनटू जीरो। अब क्लियर है? ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है, सोचो इंजीनियर्स लोग को कि देखो बेटा जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जीरो तो वोल्टेज कितना, करंट कितना है? करंट तो कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम पे शॉर्ट सर्किट के केस में हमेशा आप कहोगे करंट क्या है? अननोन। करंट ऑलवेज, किसी को नहीं पता होता, कुछ भी हो जाए कोई नहीं बता सकता, करंट क्या होगा? ऑलवेज अननोन। बट ये ऐसा वैल्यू होगा जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। अगर ये अननोन है तो क्वेश्चन मार्क सही है, तो फाइंड आउट कैसे करोगे? दो तरीके हैं। एक क्लास का तरीका, क्लास में ये होगा, कीहॉफ्स कहते हैं वैसे तो, बट हम किरचॉफ्स कहेंगे, किरचॉफ्स। इसको अप्लाई करोगे करंट लॉ, तब क्या निकलेगा आपका? करंट। एंड इसी शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करना है अगर लैब में, तो आइडियल ऑफ कोर्स, तो आइडियल लिख दिया, आइडियल एमीटर। एमीटर बनाया था उन्होंने जिन्होंने करंट का इजाद किया था। आइडियल एमीटर मेजर्स, पूरा बोलो ना, शॉर्ट सर्किट करंट। नेक्स्ट वन, शॉर्ट सर्किट करंट यही है ना, इसी करंट का नाम क्या होगा? जब रेजिस्टेंस जीरो है तो वोल्टेज कितना? कंडीशन को बताओ, शॉर्ट सर्किट। तो करंट का भी नाम क्या होगा? शॉर्ट सर्किट करंट। ये क्लियर है? एंड शॉर्ट सर्किट करंट, दुनिया का कोई शॉर्ट सर्किट करंट कुछ भी हो, इफ बट नहीं चलेगा, एंड नो बडी कैन प्रूव मी रॉन्ग, रिमेंबर दिस वन, इवन द प्रोफेसर ऑफ आईआईटीज फ्रॉम आईआईटी मुंबई, ध्यान रखना, गलत पढ़ा रहे वो। शॉर्ट सर्किट करंट दिख रहा है? दिख रहा है? तो शॉर्ट सर्किट करंट का ही साइंटिफिक नाम बताओ। अब गुड, ये कभी नहीं बदलेगा। नॉर्टन करंट इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किट करंट, तो सब भाई भाई है, सब भाई भाई मतलब सब आइडेंटिकल। नॉर्टन करंट मतलब शॉर्ट सर्किट करंट मतलब आइडियल एमीटर का करंट मतलब ये सब, सब पूरे सिलेबस में। इतना फैसिनेटिंग फैक्ट है ना, आज तक आप कोई भी न्यूमेरिकल किए हो कॉलेज में, करंट निकाला है, कौन सा करंट है वो? शॉर्ट सर्किट करंट। ध्यान रखना, वो करंट मेजर कैसे कर रहे हो आप लैब में? एमीटर से। वो करंट मेजर कैसे कर रहे हो आप? हमने कोई सर्किट बनाया घर में, करंट आया 5 मिली एम्पियर, लैब में जाओ, वो 5 मिली एम्पियर कैसे मेजर करोगे? एमीटर से। आइडियली जितना करंट हम पूरे सिलेबस में जो भी करंट निकाले, डायोड का करंट निकाले, वोल्टेज निकाले, कुछ माई मिस्टेक करंट ही निकाले, हम बीजेटी का करंट निकाले, हम मॉसफेट का करंट निकाले, हम जेना डायोड का करंट निकाले, दुनिया में जब भी करंट निकालेंगे हम, कौन सा करंट होगा? शॉर्ट सर्किट करंट। ध्यान रखना, इतना रखते हैं आज की क्लास में, स्टार्ट राइटिंग। अपकमिंग क्लास का इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगा आपको। बीच में शायद तक क्लास आपकी डिस्टर्ब रहेगी, शायद मैंने बताया था ना, बीच में आपकी क्लास थोड़ी इरेगुलर होगी, वो हफ्ते भर या 10 दिन की बात है। कारण जानते हो? कुछ स्टूडेंट लोग का सेमेस्टर एग्जाम है, सेवेंथ वालों का, तो उस केस में ग्रुप में बस एक्टिवली देखना कि मैसेज आया है या नहीं, ठीक है? और वेन्यू भी मेंशन करूंगा मैं। फाइन, तो ये वेन्यू ये दो में से एक जगह होगा, ये मेन ऑफिस है, वहां पे लिखा होगा चौहान पार्क व्यू करके। तो क्लासेस थोड़ा सा
उथल पुथल नहीं बोलना चाहिए। कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, ये हार्डली बस 10 दिन की बात है। रीजन बिहाइंड दैट वन इज सेमेस्टर एग्जाम। और नेक्स्ट क्लास में कॉपी पढ़ के आना है, बिना पढ़े मुंह उठा के मत आ जाना, कितना भी आसान लगे फिर भी। तो शॉर्ट सर्किट करंट का टेक्निकल नाम बताओ। माई मिस्टेक, साइंटिफिक नाम बताओ। नॉर्टन करंट। तो जब भी हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे ना बेटा, तो मैं क्या कहूंगा पता है हर बार? नॉर्टन करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट। इसलिए ध्यान रखना, एक एक लाइन बहुत जरूरी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जब आप कोर पढ़ोगे, कभी आपको कहेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट करो, मतलब रेजिस्टेंस कितना, वोल्टेज कितना, और करंट अननोन रहेगा, वही फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। क्लास कैसा था? क्लास स्लो चलेगा, ध्यान रखना। पिछले साल भी स्लो ही पढ़ाया था मैं। लास्ट में फिर 400 पेज का नोट्स हुआ था नेटवर्क थ्योरी का, ध्यान रखना। ठीक है। 400 पेज नेटवर्क थ्योरी, 400 पेज एनालॉग, 350 पेज कंट्रोल सिस्टम। छोटी हैंड राइटिंग है तो 50 पेज कम कर लो। लगभग लगभग 400 पेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लगभग लगभग 300 पेज, 450 पेज के आसपास सिग्नल सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, 250 पेज। और सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर मैं पढ़ाया जैसे इस बार वर्क, वो स्केर्सिटी हो गया था टाइम का, वो पढ़ाया तो अगेन 300 पेज। और क्या बच गया? डिजिटल हो गया, देख लेना, लगभग 250 पेज के आसपास चला होगा। और कोई सब्जेक्ट बचा? हाँ मैथ्स पता है ना, 400 पेज ज्यादा है क्या? 450 होगा फिर, अब की बार 450 पर। तो सोचो, मैं मोटा मोटी समझ लो लगभग 2500 3,000 पेज का नोट्स दूंगा, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल मिला के। तो ज्यादा हो रहा है यार। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी ना फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास तक डिसल याद है ना आपको? डिसल अटेंड किया सबने? स्टार्टिंग का 3 क्लास क्या पढ़ रहे थे हम? ध्यान रखो, लॉजिक गेट ना। और जब खत्म हो रहा था सीक्वेंशियल, फिर याद है? हाँ वैसा सेम, डिसल इज सपोज टू बी लाइक लैंडमार्क, समझो आप। पावर की डेफिनेशन लिख, एंड हाँ, होमवर्क को अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना बाहर ही खड़े रहोगे। और कोई भी होमवर्क मैं लिख कर दे रहा हूं, कोई भी होमवर्क 20 मिनट के ऊपर का नहीं दूंगा मैं। ठीक है? 20 मिनट है ना आपके पास? हम्म। तो जैसे नेक्स्ट क्लास में पावर के बारे में पढ़ के आना है, चाहे 2 लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो, एक लाइन का थ्योरी होना चाहिए बस। क्लास यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है?